चक्रास हैं ये हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध रखते हैं। 3 तत्व ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा चक्रा संतुलित भी हो जाएगा और असंतुलित भी हो जाएगा। हम अपनी ऊर्जा का जो हम ले रहे हैं, ध्यान में हम ऊर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से अपने ऊर्जा स्तर को ऊपर रखें। हर एक बीमारी हर एक चक्रा के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। इन्हें नाम से चक्रा कहते हैं क्योंकि ये शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम तक हमारे को संबंध रखते हैं, हमारे को एक दूसरे से जोड़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता और मैं निधि गुप्ता। आज हम स्पिरिचुअल टैबलेट के अनमोल खजाने में से आज एक बहुत सुंदर टैबलेट फिर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका ज्ञान आज हम सब आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना है, समझा है, ये शब्द आपके लिए बहुत जाना माना है, लेकिन आध्यात्मिक गोलियों में इस नाम से एक गोली भी है जिसका ज्ञान आज आपको मिलेगा। वो गोली का नाम है चक्रा। हाँ दोस्तों, चक्रा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चक्रा क्या है? चक्रा हमने एक दूसरे से समझा, हमने जाना कि चक्रा पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। आपने देखा होगा निधि जी, हमने सुना भी है कि वहाँ चक्रा अलाइनमेंट सेंटर्स होते हैं, चक्रा हीलिंग सेंटर्स होते हैं, चक्रा मेडिटेशन सेंटर्स भी होते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में उनके द्वारा अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं? ये एक टेम्परेरी या हम कहें अस्थायी रूप से क्रिया होती है। वास्तव में हम अपने चक्रों को सिर्फ और सिर्फ आनापानसति ध्यान से ही संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है चक्र जो है ये हमारे एक ऊर्जा बिंदु है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के द्वारा। ये हम सब ने जाना ही है। तो ये जो चक्र बिंदु हैं, हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, वास्तव में इनका स्वरूप क्या होता है, इनका रूप क्या है? वास्तव में ये जो होते हैं ये एक त्रिकोण के रूप में होते हैं, और लेकिन हम इन्हें नाम से चक्रा कहते हैं क्योंकि ये शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम तक हमारे को संबंध रखते हैं, हमारे को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इनके अंदर जब ऊर्जा जाती है तो वो एक अलाइनमेंट का काम करती है, उसके द्वारा हमारे अलग अलग पार्ट्स में जाती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो सर्कल के रूप में हमारी चलती रहती है, जिसे हम आम भाषा में चक्रा कहते हैं। चक्रा की अपनी दोस्तों स्थिति होती है, अपना उनका प्लेसमेंट अलग अलग चक्रा का अलग अलग होता है। ऐसे ही नहीं कि आपके सारे चक्रा पूरी बॉडी में एक ही जगह स्थित होंगे, पूरी बॉडी में वो अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। और हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा चक्रा होते हैं। हम सब जानते हैं बहुत सारे चक्रा हैं हमारे शरीर में, लेकिन विशेषकर हम जिनके बारे में चर्चा करते हैं या जिनके द्वारा हमारे शरीर में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, वो बेसिकली हमारे 7 चक्रा ही होते हैं। तो ये जो चक्रा हैं जिनके द्वारा हमारे को ऊर्जा बिंदु हम जिन्हें कह रहे हैं, या जो हमारे उपचार प्रणाली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक चक्रा की स्थिति जो होती है उसका अपना रंग भी है, अपना आकार भी है और स्थिति भी है, उसकी प्लेसमेंट भी है, और साथ ही साथ एक चक्रा की स्थिति उस विशेष एरिया को जहाँ पर वो स्थित है उसके स्वास्थ्य को भी दर्शाती है निधि जी। मतलब अगर हमारा चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों वहाँ हमें तुरंत उस चक्रा से संबंधित बीमारी बता देती है कि ये चक्रा हमारा इम्बैलेंस है, असंतुलित है, और हमें अब इस चक्रा से संबंधित अपने आप को ज्ञान लेना होगा, जागरूक करना होगा, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आज हम पूरी की पूरी हम एक दूसरे से साझा करेंगे और आपको बताएंगे। तो जब ये उपचार प्रणाली से जुड़ा हुआ है हमारे और हमारे स्वास्थ्य की स्थिति को भी समझाता है, इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है? हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य पता चलता है। एक तरह से हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य पता चलता है, हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा आध्यात्मिक, तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे पता चलती है। तो इसके द्वारा हम इस तरह से इन चक्रा के बारे में जानते हैं। बिल्कुल स्नेह जी, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें इसके बारे में जो जानकारी है वो दी, और बिल्कुल सही बात है कि चक्रास के बारे में आजकल इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता हो गई है कि कोई भी अब इससे अनअवेयर नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है चक्रा के बारे में। तो अगर हम योगा थेरेपी की बात करें, रेकी थेरेपी की बात करें, या इस तरह की और भी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, तो वहाँ पर चक्रा का जिक्र होता ही है, सबको चक्रा के बारे में आजकल बताया जाता है। तो ये जो चक्रास हैं ये हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध रखते हैं।
देखिए, जब कभी भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है या हम किसी फिजिकल इलनेस को जब हम फेस करते हैं, तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमें किसी भी बाहरी इलाज की या हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती। हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो हीलिंग सिस्टम है, वो इतना पावरफुल है कि हमारा शरीर स्वयं को खुद ही हील करता है। जैसे हम जानते हैं, हमारे शरीर की कितनी हज़ारों कोशिकाएं एवरी सेकेंड वो डिस्ट्रॉय होती हैं और एवरी सेकेंड ही वो नई बनती हैं। तो पत्री सर भी कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड की बेस्ट फार्मेसी है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। तो हमारा शरीर अपने आप को स्वयं ही हील करता है। अभी किस तरह से होता है, जैसे हम जानते ही हैं कि ध्यान के द्वारा जो हम ऊर्जा लेते हैं, उसी ऊर्जा से हम शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जैसे हम कहें कि कंप्लीट वेलनेस, जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, इन चारों स्तर पर हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो जब हम ध्यान में जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, वो ऊर्जा हमारे सभी शरीर के अंगों में जाती है, हम जानते हैं, लेकिन ये पहले चक्रास में रिसीव की जाती है, फिर वहाँ से वो हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होती है। तो ये जो हमारे चक्रास है, इनको हम एनर्जी रिसीवर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से चक्र का हमारे स्वास्थ्य के साथ संबंध होता है। अब ये जो एनर्जी है, हमारे चक्रों में किस तरह से इसका प्रवाह हो रहा है, कैसे ये अगर स्मूथली फ्लो हो रही है या फिर यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी अवरोध हो रहा है, तो वो ये दर्शाता है कि उस चक्र में जो एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है या वो चक्र हमारा डीएक्टिवेट हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर हमें बहुत ज़्यादा लो बैक पेन हो रहा है या हमारे पैरों में दर्द है, तो इसका मतलब हमारा वहाँ जो चक्र है वो हमारा इम्बैलेंस है और हमें वहाँ पर काम करना है। तो इस तरह से ये चक्र हमारे स्वास्थ्य के साथ संबंध रखते हैं। और ये जो चक्रास हैं, ये हमारे एनर्जी बॉडी में होते हैं। सबका अपना अलग अलग एक स्थिति है, सबका अलग अलग एक तत्व के साथ ये जुड़े होते हैं और सबका अपना अलग अलग एक रंग होता है। तो इस तरह से ये चक्रास का संबंध हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा निधि जी आपने, क्योंकि चक्रा को अगर हम देखें, हमारे जो ऊर्जा आ रही है वो कैसे आ रही है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक चेन है कि वो कैसे हमारी बॉडी पार्ट्स में जाएगी। क्योंकि ऊर्जा हमें डायरेक्ट कई बार सिर्फ बॉडी पार्ट्स में नजर आती है जब हम ध्यान करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग हमें बताते हैं, हमने खुद भी महसूस किया, मेरे हाथों में ऊर्जा प्रवाह हो रही है, मेरे पैरों में ऊर्जा प्रवाह हो रही है। कई बार हम कहते हैं हमें नाभि के आसपास एक चक्र पे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। वास्तव में उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऊर्जा जो आई वो पहले चक्रा के अंदर जाएगी, चक्रा से वो आपके ग्रंथि यानी ग्लैंड के अंदर जाएगी, ग्लैंड से वो आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं आपके या शरीर के जो भी अंग हैं उनमें वो धीरे धीरे प्रवाह करती है। जब इसका प्रोसेस ये बिल्कुल सही तरीके से चलता है और ऊर्जा आप भरपूर ले रहे हैं तो आपकी ये चेन बिल्कुल सही चलेगी। अदरवाइज क्या होगा, कई बार क्या होता है आपने ध्यान ठीक से नहीं किया या आपके कुछ ऐसे कारक भी हैं जो इन चक्रों को इम्बैलेंस करते हैं, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, वो हमारे 3 कारक हैं, 3 तत्व ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा चक्र संतुलित भी हो जाएगा और असंतुलित भी हो जाएगा। दोस्तों, वो 3 कारक हमारे कौन से हैं जो आपने बहुत बार सुना भी है कि हमारा थॉट, स्पीच एंड एक्शन, जो हम कहते हैं जिसके आधार पर हमारे कर्मा डिपेंड करते हैं। कर्मा का पूरा एक लेसन अगर हम लें तो वो इन्हीं 3 चीज़ों पे निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा बोलते हैं और हम कैसी क्रिया करते हैं। ये तीनों का क्या आपस में संबंध है, इनके द्वारा जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारे चक्र कैसे संतुलित होते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं निधि जी, थॉट यानी विचार। हमारे विचार, कितना गहरा संबंध है थॉट विचार। आज अगर हम सोचें तो हमारे अंदर, मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, एक के बाद एक, पास्ट का, कभी फ्यूचर का, हम अपने अंदर प्रोसेस एक विचार को लेके चलते हैं। भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, या पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के ही रखना चाहते हैं। क्यों, किस कारण? जो गया वो गया, तो अब हमें आगे बढ़ना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो है इसी पल है, कल वापस आएगा नहीं और आने वाला कल भी कभी नहीं आता। तो हमें क्या करना है, आज के इस थॉट को चेंज करना है।
तो ये भी हमारे 4 प्रकार से होते हैं। हम इसको कैसे कार्य कर सकते हैं? जैसे पहला हमारा होता है नेगेटिव सोचना, यानी नकारात्मक सोच, जिसमें हम बहुत ज़्यादा हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। एक नहीं शब्द लगाकर नकारात्मक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत कई बार हमारी दूसरी सोच होती है न्यूट्रल, जहाँ हम 50-50 कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि शायद मेरे हस्बैंड कामयाब हो जाए, शायद ना हो पाए, शायद मेरा बच्चा पास हो जाए, शायद ना हो पाए। हम शायद वर्ड लगा के हाँ और ना में के बीच में पैर पसार लेते हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, दुविधा में हमेशा रहना। तीसरा आता है हमारा पॉजिटिव, यानी सकारात्मक सोच। हमेशा हम पॉजिटिव बोलते हैं, जैसे मेरा बच्चा पास होगा, 100% पास होगा, हमने ये सोच लिया, या मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं 100%, मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मैं 100% उस स्थान पे बिल्कुल सही से पहुंचूंगी। हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके ऊपर भी एक सोच है जिसे हम कहते हैं चमत्कारिक सोच या मिरेकुलस थॉट। जैसे एक जादूगर क्या करता है, अपनी जादूगरी से वो अपने मैजिक शो में एक हैंकी निकालकर एक पक्षी बना देता है, या अपनी पॉकेट से उसने कोई कॉइन निकाला और उसका पक्षी बना के उड़ा दिया। वो हम सोच भी नहीं सकते क्या ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में, नहीं, लेकिन वो जादूगर एक वो जादूगरी अपनी दिखाता है, तो इट मीन्स वो कर सकता है। तो हम भी अपनी सोच के द्वारा कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले नकारात्मक सोचा, फिर हमने न्यूट्रल सोचा उसी बात को लेकर, और फिर हमने पॉजिटिव सोचा। अब इसको मिरेकुलस कैसे सोचेंगे? जैसे मेरा बच्चा मान लीजिए बहुत एवरेज स्टूडेंट है, मुश्किल से पास होता है, और हम ये सोच बना लें कि मेरा बच्चा 200% क्लास में फर्स्ट आएगा। उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ठीक से पास भी नहीं होता, और आपके लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने अपनी ऊर्जा वहां लगाई, और आपने उस ऊर्जा के साथ जब एक थॉट क्रिएट करा तो वो काम करना शुरू करेगा। आपका बच्चे के पास भी वो वाइब्रेशंस जाएंगी, वो भी धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएगा। अगर आप हमेशा उसके साथ यही कहेंगे कि बेटा आप तो पास ही नहीं हो पाते, कैसे करोगे, आपको तो पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ो, ऐसे। और इसके विपरीत अगर आप ये बात कहें कि तुम तो 100% क्लास में फर्स्ट आओगे, तो वो बच्चे को स्ट्राइक करेगा। जैसे हमने एक थॉमसन जी का एग्जाम्पल भी है कि उनकी मदर ने, वो जब बचपन में बिल्कुल क्लास में बहुत वो कम दिमाग के थे, और उनके टीचर ने उनको निकाल भी दिया था और बोला कि तुम्हारा बच्चा हमारी क्लास में नहीं रह सकता, क्योंकि वो एवरेज बच्चों के साथ काम नहीं कर सकता। उनकी मदर ने उस लेटर की जगह उसको कहा कि तुम स्पेशल चाइल्ड हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें घर में ही पढ़ाऊंगी, तुम्हारे टीचर ने बोला है। और वो बात स्ट्राइक कर गई, और एक वो साइंटिस्ट बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच ही तो है हमारी, शब्द ही तो हैं जो काम कर रहे हैं। अब अगला आता है हमारा वाणी, स्पीच, जो हम बोलते हैं। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, नकारात्मक शब्दों का भंडार हमारे मुंह से निकल जाता है। अपने बच्चों के साथ भी हम कुछ भी बोल जाते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। अगर उस बच्चे ने गाना गाया, बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, हमने वहीं उसे डिमोटिवेट कर दिया। उसका गुण जो निकलने वाला था वो वहीं हमने दबा दिया। न्यूट्रल, शायद तुम गा लोगे, शायद नहीं भी गा पाओगे। दोनों सिचुएशन बच्चे को डाल दी, या अपने ऊपर हमने डाल ली। तीसरी वाणी में आपने पॉजिटिव सोचा, हाँ तुम अच्छा गा सकते हो, ठीक है, उसको ये समझ आ गया, पॉजिटिव बोला, और मैंने भी पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करा। फोर्थ, इसी को हम मिरेकुलस, तुम तो देश के बहुत बड़े सिंगर बनोगे, इतना अच्छा गाते हो। अगर वो बच्चा बहुत एवरेज गा रहा है, बिल्कुल ना के बराबर, अभी उसको सुर का भी नहीं पता, आ भी नहीं ठीक से निकाल पाता, उसको हम ये सोच दे रहे हैं कि तुम इंडिया के बेस्ट सिंगर्स में से एक सिंगर होंगे, तुम्हारे शोज आएंगे, तो वो उसके माइंड में स्ट्राइक करेगी बात कि मेरी मम्मी ने ऐसा बोला है, तो मैं 101% ये कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे हमारा बोलना, हमारे शब्द काम करें। तो इन्हीं दोनों चीजों से आपने नकारात्मक और न्यूट्रल शब्द प्रयोग करे, तो आपका चक्रा क्या होगा, धीरे धीरे असंतुलित होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा खराब रूप से जा रही है। ऊर्जा का प्रवाह उसी तरह से होगा, उसी ऊर्जा का प्रवाह होगा, ड्रेन होगी। नकारात्मक शब्दों के साथ आप रहोगे, तो और वही पॉजिटिव मिरेकल्स के साथ रहोगे, तो वो ऊर्जा का प्रवाह चेंज हो जाएगा, वो आपके चक्रों को संतुलित करेगी। फिर हमारा आता है एक्शन। अब आपने सोच भी लिया, बोल भी लिया, अब एक्शन क्या कर रहे हो? ठीक है, आपने बोला अपने बच्चे को कि बेटा आप 201% क्लास में फर्स्ट आओगे,
अब बच्चे को ये बात आपने बोल दी, फर्स्ट आओगे, और बच्चा अभी बिल्कुल पढ़ना भी नहीं सही से चाहता, और उसकी, लेकिन अब उसको आप ये कह दो बेटा बुक बंद करके रख दो, ये तो चमत्कार होगा, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ यूनिवर्स करेगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ऐसा होगा। नहीं होता। आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। एक्शन कैसे करोगे? अब आपको थोड़ा, जब आप अपने बच्चे को मोटिवेट करोगे, थोड़ा वो चाहे शुरू में 2 सम्स करे या 2 क्वेश्चंस लर्न करे, आपने उसे मोटिवेशन पे मोटिवेशन दिया, उसको एक्शन पे एक्शन अच्छे से कराना शुरू करा, तो आपकी क्रिया काम करेगी। और वही क्रिया को आप बिना काम करे उसको कहोगे कि जादू हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। काम तो आपको भी करना पड़ेगा। कई बार हाँ होता है, हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और क्रिया कुछ करते हैं, तो वो भी हमारी गलतियों का एक आधार होता है कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, एक एग्जाम्पल लेते हैं निधि जी, इसको बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझ आएगा कि एक कोई गेस्ट आया, आपने उसके सामने आओ भगत बहुत अच्छे से की, आइए वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके विपरीत आपने अंदर जाके बोला पता नहीं क्यों आ गया ये, थॉट आपने क्या करा, स्पीच आपने क्या बोले और एक्शन क्या करा। इसी तरह से ये जब हमारे तीनों कारक हम इनके ऊपर काम करते हैं कि पॉजिटिव ले रहे हैं या मिरेकल्स ले रहे हैं, तो उससे हमारे चक्रा संतुलित होती है। बिल्कुल स्नेह जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बताया कि कैसे हमारे एक्शन, हमारे थॉट्स और हमारी स्पीच काम करती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना, मनसा वाचा और कर्मणा, हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म। जब हम इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य, एक तालमेल बिठा करके चलते हैं, तो वो हमारे ऊर्जा स्तर को, हमारी ऊर्जा को बिल्कुल बैलेंस करके रखता है। जैसे कि अब ये टोटली हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपनी ऊर्जा का जो हम ले रहे हैं, ध्यान में हम ऊर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से अपने ऊर्जा स्तर को ऊपर रखें। जैसे आपने बताया, मिराकुलस सोच हो, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम निष्काम भाव से करें, साक्षीभूत होकर के करें, और जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसी के अनुसार हम आगे उसको काम करें। अपनी वाक शक्ति का बिल्कुल उसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि वो बहुत हमारे पास एक बहुत अच्छी शक्ति होती है, वाक शक्ति। तो इसी के साथ स्नेह जी, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट आता है कि हमारे जितने भी संचित कर्माज हैं, वो उनका शुद्धिकरण होता है इन चक्रों के माध्यम से। अब वो कैसे होता है? देखिए, जैसे अब हम इस जन्म में हैं, तो इससे पहले के हमारे जितने भी जन्म थे, उसमें हमारी आत्मा बहुत कुछ अनुभव करती है, हमारे विचार होते हैं, हमारे जैसे अब तक के जितने भी संचित कर्मास हैं, वो सब हमारे इन शरीर की कोशिकाओं में अंकित रहते हैं। जैसे हमने सुना भी है कि अगर कहीं पर एक पत्ता भी गिरता है, तो वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो जाता है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम एक छोटा सा हमारा विचार है, कुछ भी शब्द है, कोई भी हमारी छोटी सी क्रिया है, वो कुछ भी अननोटिस्ड नहीं रहती है, वो हमेशा रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये जो कुछ भी हमारी, इसको हम डाटाबेस इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा अब तक के जितने भी हमारे जन्म हुए, उसका जो डाटाबेस इंफॉर्मेशन है, ये हमारे इन शरीर की कोशिकाओं में अंकित रहता है। अब जब हम ध्यान करते हैं, तो इस ऊर्जा के माध्यम से जब ये ऊर्जा हमारे शरीर की हर कोशिका में जाती है, हमारी नस नाड़ियों में बहती है, तो वहाँ पर हमारे जो कर्मास हैं, वहाँ पर उनका शुद्धिकरण होता है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक अपनी कार को जब कार वॉशिंग सेंटर में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कितना मोटा पाइप होता है, और उससे जब कार की धुलाई होती है, तो उसका जो लास्ट पार्टिकल भी होता है ना, वो भी साफ हो जाता है, वो भी वॉश हो जाता है। तो ध्यान के द्वारा भी यही होता है, जो ऊर्जा होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि हमको ध्यान, अगर हम 1 घंटा 2 घंटा ध्यान कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। जैसे वो पानी की मोटी पाइप होता है, इसी तरह से हम जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम लेंगे, उस ऊर्जा के द्वारा हमारे जो भी हमारे संचित कर्मास हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे। एक गीता में हमने श्लोक भी पढ़ा है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानास, कि ज्ञान की अग्नि से हमारे जो भी कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं। अब ज्ञान कौन सा? ये किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान जो हमें ध्यान के द्वारा मिलता है। जैसे हमारा थर्ड आई ओपन होता है, हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, टेलीपैथी, ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे अंदर ध्यान से जागृत होती हैं, जो हमें आत्मज्ञान मिलता है,
उसके द्वारा हम हमारे अंदर जो ये संचित कर्माज हैं, जो भी हमारे अंदर डाटाबेस इंफॉर्मेशन है, ये सब धीरे धीरे उससे साफ होती जाती है। एक तरह से हम कहें तो उसकी धुलाई हो जाती है। तो ये जो डाटाबेस इंफॉर्मेशन है, ये किस तरह से हमारी हर कोशिका तक कैरी होता है। ये सबसे पहले हमारे ओवर सेल्फ में, जैसे हम कुछ भी करते हैं तो सब रिकॉर्ड होता है, तो हमारे ओवर सेल्फ से हमारे अंडर सेल्फ में, अंडर सेल्फ से हमारे माइंड में, माइंड से शरीर में, और शरीर से फिर हमारी हर कोशिका में जाता है। और वहाँ पर इन चक्रों के माध्यम से जो ऊर्जा बहती है, फिर वो इसकी धुलाई करती है। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस जन्म मरण के चक्कर से भी छूट सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा एक कर्म भी अगर हमारा रहता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें जन्म लेना ही पड़ता है। तो अगर हम इस बात में जागरूक हो जाए कि हाँ, मुझे ध्यान करना है, ध्यान की ऊर्जा की ये शक्ति है, ये चमत्कार होता है, तो हम अपने इसी जन्म को आखिरी जन्म भी बना सकते हैं। तो इस चक्रों के माध्यम से हम इस तरह से अपने इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा निधि जी आपने, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एक मोटा पाइप पानी का जो एक कार की पूरी पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स को भी निकाल देता है, इसी तरह हमारी ऊर्जा जो हमारे शरीर में प्रवाह हो रही है, चक्रों के माध्यम से जा रही है, वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल दूर कर देते हैं। छोटी छोटी बीमारियों को, जैसे हमने सुना है कई बार हमारी एकदम हाथ पैरों का दर्द चला गया, जब हम ध्यान में आए हमारा माइग्रेन ठीक हो गया, कितनी सारी छोटी मोटी बीमारियां हमारी एकदम ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो 3 कारक हमने अभी समझे, उनके ऊपर हमने ठीक से कार्य नहीं करा, या ऊर्जा हमारे शरीर में ठीक से प्रवाह नहीं कर रही और वो किसी चक्र पे अटक गई मान लीजिए, तो वहाँ पर हमारा होता है शरीर में बीमारी का आगमन। क्योंकि जब ऊर्जा किसी चक्र पे, एक चक्र के पास भी जाकर अटक जाती है, तो हमारे को शारीरिक रूप से बीमारी हमारे शरीर में आने लगती है। तो ये हर एक बीमारी हर एक चक्र के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम पहले समझते हैं कि हमारे 7 चक्र हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनका आधार क्या है। निधि जी, जैसे हमारा पहला चक्र है मूलाधार। मूल आधार, आधार यानी बेस, और हम जैसे स्थिति में बैठते हैं वो हमारा चक्र की स्थिति बिल्कुल नीचे की होती है। इससे संबंधित हमारा जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और इसका रंग लाल होता है। और आपने देखा होगा इससे संबंधित जो हमारी बीमारियां आती हैं, हमें पाइल्स हो गया, एनएस से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो आती हैं, या हमारे को सर्वाइकल पेन या पैरों में पेन जो आता है वो इसकी वजह से आता है। किस वजह से होता है? मूलाधार किस वजह से हमारा इम्बैलेंस होता है? क्योंकि जब हम एक सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, हमें हमेशा एक डर रहता है, जीने का डर, कि हम शायद मर ना जाएं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा के स्तर पर नहीं सोचते। हमेशा हम शरीर के रूप में सोचते हैं कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, कहीं मैं ऊपर से नहीं गिर जाऊं, कहीं अंधेरे में मुझे कुछ हो ना जाए। ये डर हम हमेशा साथ लेके चलते हैं, और हार्ड वर्क नहीं करते किसी भी काम के लिए। ये 2 मेन कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें मूलाधार के लिए करने ही होंगे, कि आपको कोई भी काम कर रहे हो तो आप पूरा हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से करो, क्योंकि पृथ्वी ठोस है, कड़क है, एकदम हार्ड होती है। तो हमें हार्ड वर्क करना है और फियर को दूर करना है, अपने आप को निडर बनाना है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं और रीडिंग ऑफ बुक्स करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारा 90% फियर जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मेरा खुद का अनुभव है कि जब शुरू में मुझे फिशर थोड़ा सा था और मैं ध्यान में जब आई, तो क्या हुआ, मैं कभी हाइट पर नहीं जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं हाइट पे जाऊंगी, नीचे देखूंगी। और मैंने पहली बार पैराग्लाइडिंग करी, वो मेरे लिए एक इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, अनुभव था, कि वो जब मैंने पैराग्लाइडिंग करी, थोड़ा फियर आया, फिर मन में आया जो होगा देखा जाएगा, यार ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगेगी, मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसमें अनुभव भी, ऊपर उड़ रही हूँ और मेडिटेशन के बारे में ही बोल रही हूँ। मेरे बेटे ने मुझे यहाँ तक बोला कि मम्मी आप तो ऐसा लग रहा था कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो ध्यान की। तो वो फियर मेरा गया। तो ये होता है जब हम मूलाधार को बैलेंस कर लेते हैं, इस फियर से बाहर आ जाते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, बहुत इंटेंस मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो हमें एनएस से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है। दूसरा हमारा आता है स्वादिष्ठान, जो हमारा नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है। उसका तत्व है जल,
और उसका कलर है ऑरेंज। आपने देखा होगा जल कैसा होता है, जल का प्रारूप ऐसा है कि पानी दूध में डालो तो दूध जैसा, शरबत में डालो तो शरबत जैसा, यानी और अल्कोहल में डालो तो अल्कोहल जैसा। वो कोई भी रूप ले लेता है, अच्छी चीजों में या बुरी चीजों में, इतना फ्लेक्सिबल। इससे संबंधित हमारी डिजीज होती हैं, जैसे हमें जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं या गर्भाशय से संबंधित हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले हमें चेक करना है कि हम कहीं ना कहीं शायद जिद्दी हैं, अडिग हैं, अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहते हैं, दूसरों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मन में है ही नहीं। हमें जो काम चाहिए वो प्रॉपर वे में, उसी वे में होना चाहिए। हमारा किचन का काम 10 बजे निपटना है तो 10 बजे निपटना चाहिए। अगर हम नहीं निपटा पाते या कोई और नहीं करता तो हम पागल से हो जाते हैं। या हमारे को घर का दोपहर में 2 घंटे का हमारा टीवी देखने का प्रोग्राम है, उस टाइम कोई आ जाए, यार ये क्यों आ गया, 2 घंटे हमारे तो टीवी देखने के थे या रेस्ट करने के थे, तो हम फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते। ये छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हमें तो लगता है हमारा नेचर है, हम कोई जिद्दी थोड़ी है, हम तो नॉर्मल इंसान है, जैसे सब करते हैं ऐसे हम कर रहे हैं। लेकिन अगर बॉडी में ऐसा जॉइंट पेन आ रहा है या कुछ आपको गर्भाशय से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको इमोशंस अपने चेक करने होंगे। आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप किस रूप में अपने आप को ले रहे हो या कितने जिद्दी हो, छोटी छोटी बातों को भी आपको चेक करना होता है दोस्तों। अगर चेक करोगे और आप अपने आप को पाओगे कि मैं कहाँ जिद्दी हूँ, तो आप अपने डॉक्टर खुद हो। कोई आपका डॉक्टर नहीं है, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। आप खुद जागरूक होकर अपने आप को ठीक कर सकते हो, अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हो। तीसरा हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है मणिपुरा चक्रा। मणिपुरा यानी कि हमारा अग्नि तत्व, येलो कलर, और हमारी इसमें होती है शक्ति, हमारी वाक शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति, जो जिसके द्वारा ये चक्रा सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होता है। आज के टाइम में घर घर में गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हर किसी से पूछो मेरा पेट सही नहीं रहता, मेरे को सारा दिन गैस बनती है, मेरे को बहुत एसिडिटी रहती है, मैं सारा दिन वॉशरूम जाती रहती हूँ या जाता रहता हूँ। इस तरह की समस्या हर पर्सन को, 90% लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं हैं। या डायबिटीज है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने आप को देखते नहीं, ये जो वाणी मिली है इसका सदुपयोग नहीं करते, जैसे हमने पहले आपको बताया कि उसके कारक क्या हैं। या हम संकल्प शक्ति कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं, उसका भी हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। यानी हमारे को जो शक्तियां मिली हैं, पावर्स हैं हमारे पास, कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद ही शीतल होए। यानी कि आपके शब्द ऐसे होने चाहिए। कई बार हम सुनते भी हैं, उसने ऐसे शब्द मारे कि मेरे को तीर की तरह लग गए। कहते हैं शरीर का घाव भर जाता है, मन का घाव नहीं भरता। उसके शब्द इतने कटीले थे। तो ये आपकी पावर्स ही तो है, जो आपने उसका दुरुपयोग किया। तो जब आप दुरुपयोग करते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, मन में जलन, द्वेष, ईर्ष्या दूसरों के लिए रखते हो अपनी शक्तियों में, तो आपको आपके शरीर में पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको फिर से अपने आप को चेक करना है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो फर्स्ट चेक योरसेल्फ कि आप किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथा हमारा आता है अनाहत चक्रा, यानी हार्ट चक्रा। इसका तो नाम ही हार्ट है। दिल के पास आपके फेफड़े, जहाँ ये स्थित है। फेफड़े जो श्वास लेने का काम करते हैं, जिसका तत्व है वायु, जिसका रंग हरा है। हरा हम कहते हैं हीलिंग का कलर भी होता है। आंखों के लिए भी हम देखते हैं कि कई बार आंखों की सर्जरी होती है तो ग्रीन कलर की वो पट्टी लगाते हैं। ग्रीन कलर हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, और ये हार्ट चक्रा का मेन कलर है। तो जब आप लव और कंपेशन में नहीं आते, आपके मन में दूसरों के प्रति प्यार तो है, लेकिन साथ में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। क्या आप दूसरों से ऐसा प्यार कर पा रहे हैं जो आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, और फिर उसे कितना प्यार करते हैं, इतना पुचकारते हैं, उसके भले के लिए आप हमेशा सोचते हैं। तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप लव और कंपेशन के साथ नहीं जुड़े, निश्वास आप प्यार करें, दूसरों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहें कि मुझे ए आता है तो मैं ए सिखा दूँ, मुझे बी आता है तो बी सिखा दूँ। स्वार्थ आपका खत्म हो जाए, निस्वार्थ आप काम करना शुरू कर दें, क्योंकि वायु और दिल की बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं, बीपी की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपके मन में एक लव है या नहीं है, कंपेशन है या नहीं है, करुणा भाव
है या नहीं है, इन सब चीज़ों को हमें चेक करना होगा। जब आप अपने मन में करुणा ले आओगे, प्यार ले आओगे, निस्वार्थ काम करोगे, तो धीरे धीरे आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं और आपका बीपी भी कंट्रोल रहने लगता है। वायु के बिना आप श्वास नहीं ले सकते। एक बंद कैबिनेट में शीशे के अगर हम अपने आप को बंद कर लें, हम जीवित हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन बिना वायु के हम वहाँ श्वास नहीं ले सकते। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। तो वायु के बिना ये तत्व चल नहीं सकता, यहाँ आप श्वास नहीं ले सकते, इसलिए ये ऐसा काम करता है। तो आगे का चक्र जो हमारा है, अगला चक्र, उसके बारे में हमें निधि जी बताएंगे। बिल्कुल। तो स्नेह जी, इसके बाद हमारा जो 5वां चक्र है वो हमारा है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे इधर गले में, गर्दन में यहाँ पर स्थित होता है। इसको थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इसका तत्व आकाश है और इसका रंग नीला होता है। अब यहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, यानी कि हमारी वाक शक्ति। यहीं पर हमारी थायराइड ग्लैंड भी होती है। तो यहाँ से आसपास के जो भी हमारे अंग हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, हमारी बाहें हैं, ये सब हमारे इस चक्र के साथ कनेक्टेड रहती हैं। तो अगर हमारा ये चक्र, विशुद्धि चक्र में अगर हमारा ऊर्जा का कुछ भी प्रवाह ठीक नहीं है, कुछ भी अवरोध हो रहा है, कुछ भी है, तो ये हमारे जो इस चक्र के आसपास के जो अंग है उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, तो जो लोग भी थायराइड से पीड़ित होते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर उनका विशुद्धि चक्र जो है उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। अब विशुद्धि चक्र हमें क्या बताता है, जैसे यहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, तो हमारा जो एक एक्सप्रेशन है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं, या कर पाते हैं तो हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी विशुद्धि चक्र में ऊर्जा का प्रवाह ठीक करने के लिए। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर नहीं बोल सकते हैं। तो जो वो अपने इन विचारों को, भावनाओं को अपने अंदर सप्रेस करके रखते हैं ना, दबा कर रखते हैं, वही कारण बनता है कि उनके विशुद्धि चक्र में जो ऊर्जा है वहाँ पर वो ठीक से स्मूथली वो प्रवाह नहीं होती। और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब शादी होती है, एक महिला एक घर से दूसरे घर में जाती है, तो सारा वातावरण उनके लिए नया होता है, लोग नए होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने पति के सामने नहीं बोल सकती है, घर में जो बड़े लोग हैं उनके सामने कोई भी, जैसे कहीं पर सलाह देनी है, उसके विचार हैं, वो नहीं वो व्यक्त कर पाती है। तो ये वहाँ पर वजह बनती है, उनके विशुद्धि चक्र में एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है और वहीं पर ही थायराइड जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ पर हमें एक ही सेंटेंस में काम हो जाए वहाँ पर वो बोलते ही चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको सोच विचार करके बोलना है। और यहाँ पर हमें मौन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साइलेंस हमें अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब अगर हम किसी कला से जुड़ जाते हैं, अगर हम कोई कला सीखते हैं, चाहे तो वो नृत्य हो, संगीत हो, कोई वाद्य यंत्र हो, तो जब हम अपने अंदर के सरस्वती तत्व के साथ जुड़ते हैं, उसको जागृत करते हैं, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए। और जब हमारा विशुद्धि चक्र ओपन रहता है, एक्टिवेट होता है, तो हम एक बहुत ग्रेट ओरेटर बन सकते हैं, हम एक वक्ता बन सकते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी एक आवाज़ से सामने वाला बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम एक ग्रेट पोएट बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा विशुद्धि चक्र हमेशा ओपन रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चक्र आता है हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। इसका रंग दोस्तों इंडिगो होता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं ये हमारे इधर दोनों आँखों के आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। तो अगर हमारा ये थर्ड आई अगर किसी का खुला नहीं है, कोई जागृत नहीं है, तो वो क्या होता है कि हम अपने इस भौतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हम उसी को सत्य मान के चलते हैं। हमें लगता है बस ये जो हो रहा है यही सत्य है, जबकि वास्तव में क्या है, ये सब एक नाटक है। हम एक अपना किरदार निभा रहे हैं और बस हमको उसे एक नाटक की तरह से देखना है। जब हम ध्यान के द्वारा अपने इस थर्ड आई चक्र को ओपन कर लेते हैं, हमारा थर्ड यहाँ पर ऊर्जा जब केंद्रित हो जाती है, तो हमारे सामने एक सत्य का द्वार खुल जाता है, हमें सत्य के दर्शन होते हैं।
हमें ये पता चलता है कि हाँ नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और जो कुछ भी है बस ये एक जैसे एक रंगमंच पर एक प्ले चल रहा है इस तरह से है। और हम अपना किरदार बस हम बहुत अच्छे से ईमानदारी से पूरे 100% हम अपना दे कर के करें, तो ये इसका हमारे थर्ड आई चक्रा का विज़डम होता है। यहाँ पर अगर जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है या आँखों से संबंधित समस्या होती है, उनको ये देखना है कि वो किस तरह से अपने जीवन में सारा कुछ काम कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी थर्ड आई पर ज़्यादा ऊर्जा आए और हमारा थर्ड आई ओपन हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा सहस्त्रार, जिसको कि हम चक्र नहीं मानते हैं स्नेह जी, ये एक पूर्णता की स्थिति होती है जिसको हम सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं। तो जब एक आत्मा मूलाधार से अपनी जो यात्रा शुरू करती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो वो सहस्त्र दल कमल जो होता है वो खुल जाता है। तो यहाँ पर हम एक पूर्णता का अनुभव करते हैं, एक डिविनिटी जो हमारे अंदर है और हमारे बाहर भी चारों तरफ जो है, हम उसके साथ एक हम कनेक्शन हम फील करते हैं कि जो मेरे अंदर है वही बाहर है। तो इस तरह से ये जो हमारी आत्मा, जो भी आत्मा है जन्म लेती है, वो मूलाधार से लेकर जब सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो ये एक उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है। कोई 1, 2, 3 या 4 जन्मों की नहीं होती है, ये जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। और हर आत्मा का यही लक्ष्य भी है कि उसको सहस्त्रार तक पहुंचना ही है। इन इतने जन्मों में जब वो आती है तो बहुत सारे अनुभव लेती है, सीखती है, सिखाती है। तो इस तरह से वो एक बेबी सोल, इन्फेंट सोल से लेकर के जब वो मैच्योर सोल तक का अपना सफ़र पूरा करती है, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एक अनुभव होता है जब हम सहस्रार तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इन चक्रास के बारे में जैसे हमने अभी जाना, अभी अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो टी लॉब्संग रामपा ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है, यू फॉर एवर। उसको पढ़कर आप चक्रा के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और अभी जैसे हमने जाना कि किस तरह किन उपायों को करके हम अपने इन चक्रास को एनर्जी हम इसमें ठीक से रख सकते हैं, तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा भी चक्र एक्टिवेशन करते हैं, योगा के द्वारा भी होता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली और सबसे सरल और सहज है वो है आनापानासति ध्यान। तो अगर हम सिर्फ ध्यान ही करें और हम कुछ भी नहीं करें तो भी हम अपनी इन ऊर्जा को बैलेंस करके रख सकते हैं। और दोस्तों, किरिलियन फोटोग्राफी के द्वारा भी हमारे चक्रास के रंगों को देखकर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। सपोज अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, उसकी बीमारी के कारणों का पता नहीं चल रहा है, तो कई बार किरिलियन फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके उनके चक्रास के रंगों के द्वारा ये पता लग सकता है कि उसको कहाँ पर क्या परेशानी आ रही है, कहाँ पर उसको किस चक्र के ऊपर काम करना है। तो आशा करते हैं आपको ये चक्र के ऊपर जो भी हमने चर्चा की अच्छी लगी होगी। अब इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी दूसरी टैबलेट की तरफ, जिसका नाम है अल्कोहलिक एंड होलिस्टिक। तो दोस्तों, अब हम अपनी दूसरी टैबलेट के बारे में चर्चा करेंगे, अल्कोहलिक एंड होलिस्टिक। कितना सुंदर नाम लग रहा है ना, अल्कोहलिक। ये भी कोई टैबलेट होती है? जी दोस्तों, ये भी एक टैबलेट है जो हमारे गोपाला सर ने हमें दी, डॉक्टर जीके ने, की अल्कोहलिक और होलिस्टिक। वास्तव में ये टैबलेट है, लेकिन ये हमारे जीवन की दो स्थितियां भी हैं जो हम अपने जीवन में फेस करते हैं। हमारे जीवन में ये फेसेस आते हैं। तो जो पहला है अल्कोहलिक, हम इसके बारे में निधि जी जानते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं। अल्कोहलिक एक प्रापंचिक जीवन में उसका क्या प्रवृत्ति होती है, वो कैसे कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं अल्कोहलिक यानी शराब, एक शराबी व्यक्ति, उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है कि वो सारा दिन शराब के लिए पागल सा रहता है। उसे सुबह से शाम तक शराब चाहिए, कुछ भी हो, घर में पैसा हो ना हो, शराब चाहिए उसका। आपने देखा होगा घर का वातावरण भी हम कई बार देखते हैं बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़े वाला होता है, क्योंकि उसे हर कंडीशन में पैसा चाहिए ही चाहिए। पैसे के लिए, क्योंकि शराब के लिए वो पागल रहता है, तो उसको कहीं से ना कहीं, चाहे वो चोरी करे, चाहे डकैती डाले, चाहे घर में अपनी बीवी से ले, किसी भी रूप में उसे पैसा लेकर शराब लेकर आनी है। जैसे ही उसकी शरीर में शराब का स्तर कम होता है, वो फिर से शराब लेने लगता है। इस तरह की प्रवृत्ति होती है उसकी, एडिक्शन, बहुत ज्यादा पागलपन जिसे हम कह सकते हैं। तो ये होते हैं प्रापंचिक जीवन में अल्कोहलिक पर्सन, जिसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। लेकिन आध्यात्मिकता में इसका क्या स्वरूप है?
आध्यात्मिकता में भी हमारा अल्कोहलिक फेस आता है। जब हम ध्यान में शुरू में आते हैं, आपने देखा होगा कि हम सारा दिन ध्यान करते हैं, हमें इतना मजा आता है, एक तरह का नशा ही तो है वो, कि 10 मिनट मिले तो 10 मिनट बैठ जाओ, आधा घंटा मिले तो आधा घंटा बैठ जाओ, सारा दिन। इवन घर वाले भी हमें कहने लगते पागल हो गए है ये तो, सारा दिन ध्यान ही करती रहती है और कोई काम ही नहीं है। या हम प्रचार समझ लें, प्रचार का काम हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या और कोई काम, कुछ भी काम के लिए हमारा पागलपन होना, पागल सा हो जाना। लोग हमें कई बार कहते भी हैं तुम तो पागल हो गई हो। तो ये होता है हमारा अल्कोहलिक फेस, जिसका शुरुआती दिनों में होना बहुत अच्छी बात है। जैसे शुरू में हम ध्यान में आए, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करना ही है, क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना ही होगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी हम इसी स्थिति में रहते हैं, तो हमारे को और तरह की कठिनाइयाँ आने लगती हैं। तो हमारे को ये जो अल्कोहलिक पर्सन है हमें आकर अनुभव देते हैं हमारे जीवन में। जी दोस्तों, ये हमें अनुभव देते हैं हमारे आसपास, हमें ध्यान में या हमारे ड्रीम्स में या हमारे मेडिटेशन के अनुभव में हमें अल्कोहलिक पर्सन दिखाई देने लगेंगे। या हमें कई बार होता है कि हमारी गली में कोई शराबी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, या घर के आसपास हमें रोज़ हम किसी ना किसी से एक अल्कोहलिक पर्सन का या शराबी व्यक्ति के सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अल्कोहलिक हैं। आपको अपने आप को चेक करना होगा। ये हो सकता है कि आप आध्यात्मिकता में ना हो, आप उसमें अपने आप को प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ चल रहे हो आगे, लेकिन और कोई भी तो कारण हो सकते हैं। क्योंकि एडिक्शन आपका खाली शराब का ही नहीं है, या आध्यात्मिकता का ही नहीं है। आप अपनी पावर, पोजीशन, लव, अफेक्शन या बिजनेस, इनके लिए भी तो पागल होते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में आए, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से हम सारा दिन अपने उसके बारे में ही सोचेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, क्या करना है। दिन के 24 घंटों में से हम सोचेंगे कि 20 घंटे हम इसी में लगे रहें। या लव, आपने देखा होगा, लव बर्ड्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। उन्हें 24 आवर्स मिले तो वो 24 आवर्स ही फ़ोन पे लगे रहते हैं, सारा दिन उन्हें और कोई कार्य नहीं होता। तो जैसे अपने पागलपन में रहना किसी भी, और ये शॉपिंग का भी पागलपन हो सकता है हमारा। हम जब ऐसा कुछ हमारे अंदर या हमारे आसपास ये अनुभव आ रहे हैं किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक पर्सन की, तो तुरंत हमें चेक करना होगा कि हम कहाँ अल्कोहलिक हैं। क्या हम आध्यात्मिकता में अल्कोहलिक हैं, या हम अपने प्रापंचिक जीवन में किसी आदत को लेकर अल्कोहलिक हैं। तो हमें उसको चेक करना होगा, उस क्रिया से तुरंत बाहर, उस आदत से तुरंत बाहर आना होगा। नहीं तो हमें ऐसे अनुभव आते ही रहते हैं। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव रहा, मैं बहुत ज़्यादा, निधि जी आपको बताऊं तो शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा पागल थी। कहीं कुछ भी दिख जाए फौरन जेब में पैसे हो ना हो और शॉपिंग करना बस। लेकिन मेरे को कुछ अनुभव ऐसे मिलने लगे अल्कोहलिक पर्सन के। तो जब हमने स्पिरिचुअल टैबलेट लेवल 1 किया और ये टैबलेट की, तो हमने समझा कि मेरे अंदर कौन सा एडिक्शन है। हमें तो यही पता था कि एक शराबी व्यक्ति और वही अल्कोहलिक और उसी का अनुभव, लेकिन ये नहीं पता था ये अल्कोहल हमारे अंदर भी है किसी न किसी रूप में। तब मैंने जाना कि मुझे, हाँ, मैं खुद कहती थी मैं शॉपिंग के लिए बहुत पागल हूँ, बस अपने आप को रोक नहीं पाती, तुरंत शॉपिंग करने चली जाती हूँ। इवन मेरा मूड भी खराब हो और शॉपिंग करने कोई ले जाए तो मेरा मूड भी सही हो जाता है। तो जब मैंने अपने आप को चेक करा तो वो मेरा धीरे धीरे एक्सपीरियंस कम हुआ अल्कोहल का। तो ये बहुत, दोस्तों, इतना ज़्यादा काम करता है। अल्कोहलिक फेस आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अल्कोहलिक फेस आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आप अपने आप को या अपने किसी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भी उसमें लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एक समय के बाद हमें उसे प्रॉपर बैलेंसिंग में जाना पड़ता है। नहीं जाते तो हमें अल्कोहल के एक्सपीरियंस हमारे को आने लगते हैं। एक चीज और निधि जी, अगर अल्कोहलिक पर्सन को हम ध्यान कराना शुरू कर दें ना, तो उसके अंदर इतनी जल्दी सडन ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि वो नशे में तो रहता ही है और एकदम जब वो बहुत गहन इंटेंस मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। वो अल्कोहल भी छोड़ देता है और पूरा होलिस्टिक पर्सन बन जाता है धीरे धीरे उस चीज को। और हम जब ही हमारा शुरू में अल्कोहल हमारा फेस होता है तो हम इसे पॉजिटिव अल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें
पॉजिटिविटी दे रहा है, सकारात्मकता दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसी फेस में रहते हैं तो ये नेगेटिव अल्कोहल की तरफ प्रस्थान कर लेता है। ऐसे ही हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए तो ये अल्कोहलिक फेस हमेशा ही होता है, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट्स को आपको छोड़ नहीं करा सकते, ना वो बुक पढ़ेंगे ना कुछ करेंगे, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ही करना है, 24 घंटे ध्यान में ही रहना है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे अल्कोहलिक फेस हमेशा उनके लिए कारगर होता है, उनके लिए और कोई फेस नहीं होता। लेकिन एक आम इंसान के लिए, चाहे वो आध्यात्मिकता में है चाहे वो प्रापंचिक जीवन में है, उसे एक समय के बाद अपने होलिस्टिक फेस में आना पड़ता है, अपने अल्कोहलिक फेस से। बिल्कुल, बिल्कुल स्नेह जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने हमें बताया कि कैसे अल्कोहलिक फ़ेज़ है, और जो आप एक बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, इसी बैलेंस जो है इसका ऑपोज़िट यानी कि होलिस्टिक फ़ेज़ में आना। तो होलिस्टिक फ़ेज़ क्या है? जब हमारे अंदर एक कंप्लीटनेस का भाव आता है, एक संतोष का, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको उसमें हम पूरे आनंद लेकर के करें, और हम अपनी चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो चाहे वो हमारी आध्यात्मिक लाइफ हो, जब हम उन दोनों में एक बैलेंस बना करके चलते हैं, या अगर हम सिर्फ सोशल लाइफ की भी बात करें, हम चाहे जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम जब हम एक बैलेंस बना कर के चलते हैं तो वो हम कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी होलिस्टिक फेज़ में हैं। जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम अपने एक ही, अगर सपोज़ हमारे हाथ में 4 काम हैं और अगर हम एक ही काम को करते जा रहे हैं, हम अपने बाकी 3 कामों को हम इग्नोर कर रहे हैं, उसमें हम समय नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम अपने अल्कोहलिक फेज़ में हैं। लेकिन अगर हम उन चारों कामों को इकट्ठे साथ में लेकर के कर रहे हैं, उन चारों कामों को इक्वली हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें एक बैलेंस बनाना आता है और हम अपनी होलिस्टिक फेज़ में हैं। अपने इस होलिस्टिक फेज़ में रहने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, अगर हम उनको अप्लाई करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है कि हम एक ही जगह पर स्टक नहीं होते हैं, हम एक बैलेंस बना करके चलते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है कि हम अपने इक्वल टाइम स्लॉट, जैसे कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम अपने इन 24 घंटों को 8-8 घंटे करके अगर हम इनको 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें, तो 8 घंटे अगर हमने अपने सामाजिक जीवन, प्रापंचिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए रखे, 8 घंटे अपने लिए और 8 घंटे आध्यात्मिकता के लिए, तो हम अपनी इन तीनों ही फील्ड्स में हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ना तो हमारी फैमिली हमसे इग्नोर होएगी, हम अपने स्वयं के लिए भी समय निकाल सकते हैं, और अगर हम ध्यान कर रहे हैं, कुछ हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, कोई हम जूम क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। और हम हर चीज़ को इक्वल अगर हम उसको इम्पोर्टेंस दें, हमारे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो, हम एक इक्वल कंसिडरेशन के साथ करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमारे सामने जो भी काम आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो हमारे पसंद की हो, ऐसा हर बार नहीं होता। तो हमारे सामने जो भी आ रहा है उसको हमने पूरे उत्साह के साथ, उसमें पूरा अपना 100% दे के, पूरे आनंद के साथ हमने उसको करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज हमारे घर में अगर मेड नहीं आई, तो अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ये मेरे करने का काम नहीं है, या हम चिड़चिड़ा करके इस तरह से करें, तो वो हमें और ज़्यादा परेशानी देगा। लेकिन वहीं अगर हम इसको सोचें कि चलो कोई बात नहीं है, आज वो नहीं आई है तो आज मैं भी कर सकती हूँ, तो इस तरह से हमें उस काम को करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि एक योगी की नेचर भी होती है, वो जो भी काम करता है वो उसी में अपना आनंद ढूंढ लेता है, और अगर कभी उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो वो अपना ध्यान में बैठ जाता है और उसी परम आनंद के साथ जुड़ जाता है। तो हमें उसी योगिक नेचर को भी अपने अंदर लेकर आना है कि हम जो भी करें उसको पूरे आनंद के साथ करें, उस आनंद के साथ हम जुड़ जाए। और जब हम एक बार सुबह उठते हैं तो हम अपने पूरे दिन की प्लानिंग एक कर लें, क्योंकि जब हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हम जब सोकर उठ रहे हैं, कभी हम ज़्यादा देर तक सोते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके करें, एक हर चीज़ में तालमेल बिठा करके करें, तो एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होगा कि हम ये सोचेंगे कि अरे आज मेरा टाइम ना वेस्ट हो गया, मुझे ये 2 काम करने थे, मैंने एक ही किया। तो अगर हम सुबह उठते ही अगर हम प्लानिंग कर लें तो हम अपने हर काम को बहुत खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। और जब इस तरह से हम पूरा बैलेंस बना करके चलते हैं, सब इस तरह से हम काम करते हैं,
तो हमारा तो हमें कभी भी झूठ बोलने की, किसी से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम हमेशा ओपन और फ्रैंक रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये एक लीनियर प्रोसेस है कि हमें अल्कोहलिक भी होना है और हमें होलिस्टिक भी होना है, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत में हमें अल्कोहलिक होना ही है, क्योंकि जब तक हम अल्कोहलिक नहीं होंगे, वो हम अपना 100% नहीं देंगे, तब तक हम उस काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन समय के साथ साथ हमें बाहर भी आना है और हमको उसको होलिस्टिक नेचर, एक बैलेंस भी बनाना है। जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है, आज अगर ये ज़्यादा इसमें लगा हुआ है तो थोड़े टाइम के बाद ये बाहर भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हम इसी में लगे रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक लीनियर प्रोसेस है जिसमें अल्कोहलिक फेज़ और होलिस्टिक फेज़ हमारा साथ साथ चलता है। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, किसी हम नई अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं, तो हमको अल्कोहलिक होना ही चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ हमें बाहर भी आना है और हमें उसको बैलेंस करके हमें अपनी होलिस्टिक नेचर में भी आना है। इसमें हमारी मदद बहुत ज़्यादा ध्यान के द्वारा होती है, स्वाध्याय के द्वारा होती है, सज्जन सांगत्य के द्वारा होती है, और थोड़ा सा हमें जो हमारा एक अल्कोहलिक नेचर रहता है, वो भी हमें हमारे इस जीवन को आनंद के साथ जीने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्कोहलिक और होलिस्टिक दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो आशा करते हैं स्नेह जी, ये दोनों ही टैबलेट, इतनी खूबसूरत टैबलेट चक्रास और होलिस्टिक एंड अल्कोहलिक, हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।